So, hello all and a very good evening. I welcome you all to the lecture of IOC. तो डी ब्लॉक ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है. लास्ट पार्ट ऑफ डी ब्लॉक that is left is some important compounds of D block. उसमें सबसे पहला कंपाउंड पोटेशियम डाइक्रोमेट है, फिर है पोटेशियम परमैंगनेट. राइट, तो सिंपल है. हम लोग इसके ऑक्सीडेशन वाले प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रेडॉक्स में, इक्विवेलेंट कंसेप्ट में. तो कुछ चीजें देख लेते हैं इसमें. तो सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, सबसे पहले वी हैव पोटेशियम डाइक्रोमेट. राइट, इसको ध्यान से देखो, जो मैं बता रहा हूँ just pay attention carefully. ठीक है. So potassium dichromate, it is the most important compound of chromium. Right, it is manufactured from chromite ore. First of all, it is manufactured from where? It is obtained from chromite ore. तो अगर chromite ore से obtain होता है तो chromite ore का फॉर्मूला क्या है? FeO.Cr2O3. This is the formula of chromite ore. ठीक है, तो ये फॉर्मूला देख लो जरा. chromite ore का फॉर्मूला है FeO.Cr2O3. ठीक है. राइट, नाउ द मैन्युफैक्चर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स. तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइट ओर इनटू सोडियम क्रोमेट. पहला स्टेप. राइट, तो ये क्रोमाइट और सोडियम क्रोमेट में कैसे कन्वर्ट होता है? हाउ इज द क्रोमाइट ओर कन्वर्टेड इनटू सोडियम क्रोमेट? क्या बताया जा रहा है कि द कंसंट्रेटेड क्रोमाइट ओर इज मिक्स विद एक्सेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट. इसको थोड़ा ढंग से पढ़ लेना, प्रिपरेशन से क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं. एक्सेस ऑफ क्रोमाइट ओर इज मिक्स विद एक्सेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट. राइट, एंड as a result, what happens? The mixture is roasted in the reverberatory furnace in the free supply of air. The chromic oxide, मतलब Cr2O3 which is present in the ore is converted into sodium chromate. समझेगा? तो पहला स्टेप है कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइट ओर इनटू सोडियम क्रोमेट. ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइट ओर इनटू सोडियम क्रोमेट किस तरह से? रिएक्शन पे ध्यान दो. उसमें जो लिखा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. रिएक्शन पे ध्यान दो. क्रोमाइट ओर है FeO.Cr2O3 plus sodium chromate and heated in the presence of air in the reverberatory furnace. समझे क्या? In the reverberatory furnace. तो क्या होता है? क्रोमाइट ओर में जो Cr2O3 वाला कंपोनेंट है वो कन्वर्ट हो गया किसमें? सोडियम क्रोमेट में. प्लस Fe2O3 प्लस CO2. साइड प्रोडक्ट को देख लेना, Fe2O3 और CO2 आता है इसमें. CO2 गैस इज इवॉल्व. ठीक है. The roasted mass is extracted with water when Na2CO3. The roasted mass is extracted with water when Na2CO3 goes into the solution, leaving behind insoluble Fe2O3 and unconverted ore. मतलब क्या? ये जो हमारे पास प्रोडक्ट आए, Na2CrO4 प्लस Fe2O3 प्लस CO2. CO2 गैस तो पहले ही निकल गया. अभी बचा क्या? इसको हमने डाला क्या? पानी में. इसको पानी में डाला तो क्या आया हमारे पास? Na2CrO4 का एक्वस सोल्यूशन आ गया, मतलब वो सॉल्युबल था. एंड Fe2O3 पानी में डिसॉल्व होकर क्या बन गया? वो बन गया FeOH होल थ्राइस. ये इनसॉल्युबल हो गया. हमने इसको फिल्टर कर दिया. ये जो इनसॉल्युबल है इट इज रिमूव्ड एज रेसिड्यू. समझेगा? तो सोल्यूशन में क्या बचा हमारे पास? सोल्यूशन बचा हमारे पास सोडियम क्रोमेट. समझेगा? तो वही चीज बताई जा रही है इसमें कि द रोस्टेड मास इज एक्सट्रैक्टेड विद वाटर एंड सोडियम क्रोमेट गोज इनटू द सॉल्यूशन लीविंग बिहाइंड इनसॉल्युबल Fe2O3. ठीक है. नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप क्या कह रहा है? प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमाइट और FeO.Cr2O3 क्रोमाइट और इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम क्रोमेट. पहला स्टेप. समझे क्या? इन द प्रेजेंस ऑफ Na2CO3 and O2 इट इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम क्रोमेट. फिर अगला स्टेप क्या बताया जा रहा है? अगला स्टेप बताया जा रहा है सोडियम क्रोमेट जो आया है दैट इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम डाइक्रोमेट. देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है. तो सोडियम क्रोमेट इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम डाइक्रोमेट. सेकंड स्टेप क्या है इन द मैन्युफैक्चर? कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट. ठीक है. तो सोडियम क्रोमेट को डाइक्रोमेट में कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है? ये रूल है कि क्रोमेट आयन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड गिव्स डाइक्रोमेट. अभी हम लोग ये पढ़ेंगे इसमें कि क्रोमेट आयन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड गिव्स डाइक्रोमेट. तो वही बताया जा रहा है. ये रूल के हिसाब से सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट इज मेड टू रिएक्ट विद कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. दिस कन्वर्ट सोडियम क्रोमेट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट. ठीक है. राइट, तो ये इक्वेशन तो अभी देख लोगे ध्यान से. तो इसका मैं रूल बता देता हूं. CrO4 minus 2 in the presence of H plus converts into
dichromate, and dichromate in the presence of OH minus converts into chromate. समझे क्या? They both exist, very important point, they both exist in equilibrium, they both exist in equilibrium at pH is equal to 4. अभी ये बात सेकेंड वाले स्टेप में एक चीज ध्यान रखो कि क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट, क्रोमेट में एसिड डालेंगे, क्रोमेट को हमने एसिड दिया तो डाइक्रोमेट बन गया, डाइक्रोमेट में एल्कली डाल दिया तो क्रोमेट बन गया, एरो के डायरेक्शन के हिसाब से देखो, ठीक है। और मैंने क्या बताया, क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट, क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट, CrO4 minus 2, CrO4 minus 2 and Cr2O7 minus 2, chromate and dichromate, they both exist in equilibrium at pH is equal to 4. मतलब क्या, when pH is less than 4, मतलब 4 के रिस्पेक्ट में एसिडिक, विद रिस्पेक्ट टू 4 एसिडिक, तो क्या होगा, क्रोमेट कन्वर्ट्स इनटू डाइक्रोमेट, समझे क्या? एंड व्हेन pH इज मोर देन 4, मतलब अल्कलाइन with respect to pH is equal to 4, this is acidic, pH less than 4 मतलब acidic, with respect to pH is equal to 4. तो when pH is more than 4 मतलब it is alkaline with respect to pH is equal to 4, तो उस केस में क्या होगा, dichromate will convert into chromate, and at pH is equal to 4, at pH is equal to 4, what happens, chromate and dichromate, they exist in equilibrium. This is a very important point, समझे क्या? chromate and dichromate they will exist in equilibrium. तो chromate acidic condition में dichromate बनता है और dichromate alkaline condition में chromate में convert हो जाता है, समझे क्या? तो सेकेंड स्टेप वही बताया जा रहा है, सेकेंड स्टेप वही बताया जा रहा है कि सेकेंड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट। किस हिसाब से बताया जा रहा है कि क्रोमेट में क्या करो, क्रोमेट में क्या कर दो, सोडियम क्रोमेट जो आया है उसमें एसिड डाल दो, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, तो क्या हो जाएगा, सोडियम क्रोमेट सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। देख सकते हो, इक्वेशन देख सकते हो, Na2CrO4 plus H2SO4 gives Na2Cr2O7 plus Na2SO4 plus water, समझे क्या? और ये इसका आयनिक रिएक्शन, राइट। नाउ देन द सोल्यूशन इज कॉन्सेंट्रेटेड, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सोल्यूशन इज कॉन्सेंट्रेटेड, इसमें कूल किया तो जो लेस सॉल्युबल सोडियम सल्फेट है, ये जो सोडियम सल्फेट जो कि लेस सॉल्युबल है, ये निकल जाएगा, क्रिस्टलाइजेस आउट इन द फॉर्म ऑफ Na2SO4.10H2O, दिस इज नोन एज ग्लोबस सॉल्ट, मैंने पढ़ाया है, समझे क्या? Na2SO4.10H2O, Na2SO4.10H2O, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, Na2SO4.10H2O, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ग्लोबर्स सॉल्ट, इट इज नोन एज ग्लोबर्स सॉल्ट। ग्लोबर्स सॉल्ट, तो जो Na2SO4 है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, सोल्यूशन में क्या बचेगा, सिर्फ सोडियम डाइक्रोमेट बचेगा, ठीक है। देन लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप है कन्वर्जन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट इनटू पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, लास्ट स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट इनटू पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब देखो ये क्या बताया जा रहा है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन निकल जाता है, सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सॉल्युबल देन पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये इंपॉर्टेंट है, सॉल्बिलिटी के मामले में सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सॉल्युबल देन पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनेगा, सोडियम डाइक्रोमेट को किसी भी सॉल्युबल पोटेशियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करा दोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड NaCl बन जाएगा। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट इज फॉर्म्ड when hot concentrated solution of sodium dichromate is mixed with potassium chloride in equimolar proportions, ठीक है। तो यहां दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहां से जो सोडियम क्लोराइड आया, हमें पता है सोडियम क्लोराइड को हम लोग प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, राइट। तो सोडियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट्स आउट फ्रॉम द हॉट सोल्यूशन व्हिच इज फिल्टर्ड ऑफ, ऑन कूलिंग द मदर लिकर पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रिस्टल्स सेपरेट, समझे क्या? तो ये तीन स्टेप है पोटेशियम डाइक्रोमेट को बनाने के, पोटेशियम डाइक्रोमेट को बनाने के तीन स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइट ओर, कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइट ओर टू सोडियम क्रोमेट,
इन द प्रेजेंस ऑफ Na2CO3 एंड O2। देन ये जो सोडियम क्रोमेट आया है, सोडियम क्रोमेट को कन्वर्ट करो किसमें, सोडियम डाइक्रोमेट में। एंड देन थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 टू पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, हमने यहां पे क्या देखा, दिस इज मोर सॉल्युबल, सोडियम डाइक्रोमेट इज व्हाट, सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सॉल्युबल एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट इज, दिस इज लेस सॉल्युबल। समझेगा कैसे कन्वर्ट होगा, कैसे कन्वर्ट होगा, सोडियम डाइक्रोमेट को Na2Cr2O7 को KCl के साथ रिएक्ट करा दो, क्या दे देगा, K2Cr2O7 प्लस 2NaCl। बस ये 3 स्टेप ध्यान रखो, इसी से क्वेश्चन निकलते हैं। समझेगा, ये 3 स्टेप देख लो जरा प्रिपरेशन ऑफ सोडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट के। सो दीज 3 स्टेप्स आर इंपॉर्टेंट। समझेगा, राइट। नाउ प्रॉपर्टीज देखते हैं जरा। पहली प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कलर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, इट इज अ ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन कंपाउंड। अब ये चीज मैंने पहले बताई थी, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, मैंने कल भी बताया था और जब मैं कोऑर्डिनेशन पढ़ा रहा था तब भी बताया था, Cr2O7-2 हो गया या फिर CrO4-2 हो गया, इन सब में क्रोमियम को ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6 है। क्रोमियम +6 क्या होता है, क्रोमियम +6 होता है 3D0, गेटिंग ना। मगर फिर भी 3D0 है मतलब क्या, नो DD ट्रांजिशन इज पॉसिबल। ये चीज मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी पढ़ाया था, DD ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, नो DD ट्रांजिशन इज पॉसिबल। ठीक है, सो द ओनली रीजन, बट स्टिल डाइक्रोमेट it is orange red crystals, orange red crystals, while chromate it is yellow। ये colored क्यों है, they are colored, color का reason क्या है, reason for color, reason for color क्या है इनका, reason for color है, मैंने पढ़ाया हुआ है, ligand to metal charge transfer spectrum, that means ligand to metal charge transfer spectrum। समझे क्या। और यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या मैंने कल ही समझाया था, व्हाट विल हैपन ओवर हियर, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम में अगर मैं एग्जांपल लूं इसका डाइक्रोमेट का इस तरह से, तो ये क्रोमियम +6 है, ये क्रोमियम +6 है, तो ऑक्सीजन पे जो कई सारे इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा क्रोमियम के d ऑर्बिटल में 3D में। उसी तरह ये वाला ऑक्सीजन भी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा क्रोमियम के 3D में। समझे क्या। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया तो क्या होगा, क्रोमियम क्या बन गया, क्रोमियम पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एंड देन फिर वो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। समझे क्या। सो रीजन क्या है, रीजन फॉर कलर इज चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, और ये कौन सा है, लाइगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम है। रीजन इज चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम फॉर कलर इज चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। समझे क्या। एंड इस वजह से कैसा होता है, ये ऑरेंज रेड कलर का होता है, ऑरेंज रेड कलर का होता है, राइट। सिमिलरली क्रोमेट में भी यही होगा, क्रोमेट में CrO4-2, क्रोमेट में भी यही होगा। समझेगा, क्रोमेट में भी ये क्या है, ये +6 है, क्रोमियम कैसा है, 3D0 है, नो DD ट्रांजिशन पॉसिबल। तो क्या होगा, ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन डाल देगा क्रोमियम के वेकेंट ऑर्बिटल में, और क्या हो जाएगा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, ऑक्सीजन का चार्ज ट्रांसफर हुआ क्रोमियम में, उस वजह से जो स्पेक्ट्रम आया, मतलब उस वजह से जो कलर आया, गेटिंग ना, वो क्या है, वो येलो कलर है। समझे क्या, राइट। सो दिस इज येलो कलर। और मैंने बताया था कि यहां पे चार्ज ट्रांसफर कैसे होता है, ऑक्सीजन के 2p से 2p ऑफ ऑक्सीजन से 3D ऑफ क्रोमियम। समझे क्या। तो ऑक्सीजन का सेकेंड शेल मतलब क्या, L, और ये क्या हो गया, ये हो गया M। बात समझे क्या, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, गेटिंग, राइट। लाइगेंड टू मेटल, और ये भी यहां से भी राइम करता है, दिस इज लाइगेंड टू मेटल, L शेल
से M शेल एंड लाइगेंड टू मेटल, ऑक्सीजन लाइगेंड और मेटल क्रोमियम, समझे क्या? राइट, इस तरह से ये रीजन है इसके कलर का, ये मैं पढ़ा चुका हूं, पहले भी पढ़ा चुका हूं। तो फटाफट से देख लेते हैं कि इट इज इंपॉर्टेंट, मॉडरेटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट फ्रीली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज मॉडरेटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट फ्रीली सॉल्युबल इन हॉट वाटर, मेल्टिंग पॉइंट इज 669, ठीक है। फिर ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं हीटिंग इफेक्ट में कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट किया तो क्या होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑन हीटिंग गिव्स पोटेशियम क्रोमेट, क्रोमिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैसेज वॉल, ये मैं पढ़ा चुका हूं हीटिंग इफेक्ट में, समझेगा? देन थर्ड वाला वही जो मैं अभी डिस्कशन कर रहा था वही चीज है कि एसिड और बेस के प्रेजेंस में क्या होगा। देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली कन्वर्ट्स इनटू पोटेशियम क्रोमेट, ये देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली कन्वर्ट्स इनटू पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज सोल्यूशन, पोटेशियम क्रोमेट येलो सोल्यूशन। ऑन द अदर हैंड क्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कन्वर्ट्स इनटू डाइक्रोमेट, इंपॉर्टेंट। तो वही लिखा है कि ऑन हीटिंग विद एल्कली it is converted into chromate, that means color changes from orange to yellow. On acidifying the yellow color again changes to orange, समझ गए होगे, ठीक है। That means in alkaline solution chromate ions are present while in the acidic solution dichromate ions are present. Both the ions are at equilibrium at pH is equal to 4, समझ गया? तो वही चीज मैंने भी बताई तुमको जब हम प्रिपरेशन पढ़ रहे थे इसका। तो क्या बताया, डाइक्रोमेट exist in equilibrium with chromate at pH is equal to 4। अगर एसिडिक कंडीशन है तो क्या होगा, डाइक्रोमेट एग्जिस्ट इन द एसिडिक कंडीशन, मतलब pH लेस देन 4, क्रोमेट एग्जिस्ट इन द अल्कलाइन कंडीशन, अल्कलाइन कंडीशन में एग्जिस्ट करेगा pH मोर देन 4 में, और दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे एट pH इज इक्वल टू 4, समझेगा? फिर उसके बाद अगला वाला पॉइंट हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कि it acts as a powerful oxidizing agent in the acidic medium, potassium dichromate. It acts as a powerful oxidizing agent in the acidic medium. Acidic medium में dilute H2SO4 चाहिए, और ये वाला इक्वेशन के साथ हम लोग फेमिलियर है, हमने ये वाला इक्वेशन बहुत पढ़ा है जब हम लोग रिडॉक्स पढ़ रहे थे और इक्विवेलेंट कंसेप्ट पढ़ रहे थे। Cr2O7 - 2 + 14H+, याद कर लो, याद करना है, लर्न। दिस इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन, दिस इज व्हाट, रिडक्शन हाफ रिएक्शन ऑफ डाइक्रोमेट Cr2O7 - 2, समझेगा? तो डाइक्रोमेट प्लस 14H+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स व्हाट, 2Cr + 3 + 7H2O। इसका एन फैक्टर कितना आता है, एन फैक्टर आता है 6, समझेगा? राइट, ये हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ये आयनिक रिएक्शन है, दिस इज आयनिक रिएक्शन। सो डाइक्रोमेट ion takes up electrons in the acidic medium and hence acts as an oxidizing agent. In this, Cr + 6 is reduced to Cr + 3. The potential equation in terms of available oxygen, तो ये भी मैंने पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था तो देख लो कि कितना नेसेंट ऑक्सीजन आएगा। ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, ये भी लर्न करो, लर्न, दिस इज मॉलिक्यूलर रिएक्शन, दिस इज मॉलिक्यूलर रिएक्शन। और यहां से मॉलिक्यूलर रिएक्शन से हमें एक चीज अभी दिमाग में रखनी है, क्या दिमाग में रखना है, हमें ये दिमाग में रखना है कि दैट 1 mole of potassium dichromate liberates 3 moles of nascent oxygen during its reduction. 1 mole of potassium dichromate gives 3 moles of nascent oxygen during reduction, and potassium dichromate is reduced to what, Cr + 3, chromic sulfate, समझेगा? एंड ये जो रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, उसका E0 रिडक्शन कितना है, E0 रिडक्शन है 1.31 वोल्ट, इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी इसके बेसिस पे हम लोग दो चीजें को क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो E0 रिडक्शन ऑफ डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट जो है Cr2O7 - 2 + 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cr + 3, और इसका E0 रिडक्शन मतलब डाइक्रोमेट से Cr + 3 में अगर जाएगा तो ये कितना है, +1.31 वोल्ट, इट इज +1.31 वोल्ट, समझे? दिस इज +1.31 वोल्ट, राइट? दिस इज द E0 रिडक्शन वैल्यू, इसको याद कर लो, लर्न दिस वैल्यू। तो अभी मैंने क्या बताया तुम्हें, क्या क्या याद करना है इसमें, एक तो तुम्हें रिडक्शन हाफ रिएक्शन याद होना चाहिए, डाइक्रोमेट का रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या आयनिक फॉर्म में, वो याद होना चाहिए, सिंपल है कि। फिर डाइक्रोमेट का रिडक्शन ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूलर फॉर्म में याद होना चाहिए, K2Cr2O7 + 4H2SO4 gives K2SO4 + Cr2SO4 होल थ्राइस + 4H2O + 3 moles of nascent oxygen, ये इंपॉर्टेंट है,
कितना मोल नेसेंट ऑक्सीजन आ रहा है, 3 मोल नेसेंट ऑक्सीजन आ रहा है पर मोल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये पूछ लेते हैं। तो इक्विवेलेंट मास मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, एन फैक्टर पोटेशियम डाइक्रोमेट कितना है 6 है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का मोलर मास होता है K2Cr2O7 का मोलर मास कितना होता है 294 होता है, तो इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास हो जाएगा मोलर मास बाय एन फैक्टर, तो 294/6 कितना 49, इसको भी याद करना है। लर्न, तो क्या क्या देखना है तुम्हें, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन in the ionic form, E0 reduction, reduction of reaction in the molecular form, and then this equivalent mass of potassium dichromate in the acidic medium कितना आया 49 आया, समझे क्या, मोलर मास बाय 6 है, राइट। नाउ अब सम ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट बहुत सिंपल से है, एकदम सिंपल रिएक्शन है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। सो लेट अस सी क्या क्या कहा जा रहा है कि सम ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट आर गिवन बिलो। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट कैन ऑक्सीडाइज, iodine is liberated from potassium iodide, iodine is liberated from potassium iodide। तो देखो जरा ये क्या है, पहला वाला क्या है, पहला वाला रिडक्शन ऑफ रिएक्शन है, K2Cr2O7 plus 4H2SO4 gives K2SO4 plus Cr2SO4 whole thrice plus 4H2O plus 3 nascent oxygen। अभी Ki क्योंकि एसिडिक मीडियम में प्लस H2SO4 प्लस nascent oxygen क्या देगा, K2SO4 plus I2 प्लस H2O, क्योंकि 3 nascent oxygen यहाँ पे आए, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन में कितने नेसेंट ऑक्सीजन आए, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन में 3 नेसेंट ऑक्सीजन आए, तो हमें ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन में भी क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक ही नेसेंट ऑक्सीजन यूज हो रहा है, तो हमने पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर हमने क्या करता है दोनों को ऐड कर दिया, तो 2Ki into 3 कितना हो गया 6Ki हो गया, ठीक है, 4H2SO4 और H2SO4 into 3 कितना हो गया 7H2SO4 हो गया, देन दिस 1 डाइक्रोमेट गिव्स व्हाट, ये K2SO4 into 3 और एक K2SO4 क्या हो गया 4K2SO4, क्रोमिक सल्फेट एक, समझेगा, वाटर इंटू 3 प्लस 4 वाटर कितना 7 वाटर प्लस कितना I2 इंटू 3 3I2, ठीक है। तो पहला वाला इक्वेशन इज वेरी सिंपल, और इसको हम लोग अपने आयनिक इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पोटेशियम आयोडाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू आयोडीन, तो आयनिक इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डाइक्रोमेट इज कन्वर्टेड टू Cr+3 एंड I- इज ऑक्सीडाइज्ड टू I2, समझेगा, एंड देन ये आ जाएगा इसका आयनिक इक्वेशन। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं तुमको रिडॉक्स में, रिडॉक्स एंड इक्विवेलेंट कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहा जा रहा है, फिर कहा जा रहा है कि फेरस सॉल्ट्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू फेरिक सॉल्ट्स, सिंपल इन द एसिडिक मीडियम, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सिंपल भाई, पोटेशियम डाइक्रोमेट will give 3 moles of nascent oxygen and then ferrous sulfate plus H2SO4 plus nascent oxygen क्या देगा, फेरिक सल्फेट प्लस H2O, यहाँ पे 3 nascent oxygen आए, यहाँ पे एक आया है, पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर क्या कर देंगे इसको ऐड कर देंगे, हमें फाइनल इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये इसका आयनिक इक्वेशन हो गया, इसको देख लो ध्यान से। देन सल्फाइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फेट्स, सल्फाइड क्या होता है SO3-2, तो सीधी बात SO3-2 है, SO3-2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन फ्रॉम पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या दे देगा SO4-2 दे देगा, सिंपल सा रिएक्शन है, ठीक है। तो इसका रिडक्शन ऑफ रिएक्शन देख लो जरा, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन देखो, पोटेशियम डाइक्रोमेट वही सिंपल रिएक्शन, 3 मोल्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन Na2SO3 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन क्या देगा Na2SO4, फिर पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करा दो, और ये हमारे पास मॉलिक्यूलर रिएक्शन आ गया, और ये आयनिक रिएक्शन आ गया, ठीक है। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, जब हम लोग रिडॉक्स कर रहे थे ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ठीक है, राइट। देन उसके बाद H2S इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर, H2S इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर, तो सीधी बात H2S इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर, ये देख लो जरा, H2S सल्फर में ही ऑक्सीडाइज होता है और ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। तो डाइक्रोमेट प्लस H2SO4 विल गिव व्हाट, सीधा मतलब डाइक्रोमेट ने क्या दिया, मतलब वही वाला इक्वेशन जिसमें डाइक्रोमेट नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा था, तो सीधा सीधा मैं ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन लिख देता हूं, तो क्या कहा जा रहा है H2S प्लस नेसेंट ऑक्सीजन क्या दे देगा H2O प्लस सल्फर, और इसको क्या कर दो इंटू 3 कर दो, तो क्या हो गया 3 टाइम्स ऑफ H2S प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन, इसने क्या दे दिया 3 H2O दे दिया प्लस 3 सल्फर दे दिया, एंड रिडक्शन ऑफ रिएक्शन कैसा रहेगा भाई, नॉर्मल वाला मॉलिक्यूलर रिएक्शन, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4, याद करना है ये वाला रिएक्शन, ठीक है, गिव्स व्हाट K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस 4H2O प्लस 3 टाइम्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, तो ये याद करना है, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन में H2S इज ऑक्सीडाइज्ड टू
सल्फर। H2S सीधा सीधा किस में कन्वर्ट हो रहा है? सल्फर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। देन SO2 इज ऑक्सीडाइज टू SO3 एंड दिस SO3 ऑन रिएक्शन विद वाटर, ये तो मैंने पढ़ा दिया ना, SO2 is oxidized to SO3 and SO3 on reaction with water gives what? SO3 reacts with water to give what? H2SO4। तो ये एक्चुअली इस तरह से SO2 is oxidized to SO3। तो फर्स्ट देखो जरा, मॉलिकुलर रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस 4H2SO4 क्या देगा? K2SO4 प्लस क्रोमिक सल्फेट प्लस 4H2O प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन, एंड देन SO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन क्या देगा? SO3 देगा। ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन लिख के देता हूं यहां पे, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन क्या है इसमें? SO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन क्या दे रहा है? SO3 दे रहा है, एंड देन SO3 प्लस वाटर क्या दे रहा है? ये H2SO4 दे रहा है, बिकॉज SO3 इज द एनाइड्राइड ऑफ H2SO4 ना, सिखाया हुआ है मैंने। तो जाके ओवरऑल ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा? ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा? यहां से SO3 कट गया, क्या आ गया? SO2 प्लस वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, इसने क्या दे दिया? इसने दे दिया H2SO4। समझे क्या? तो ये चीज है, बात मेरे हिसाब से क्लियर हुई होगी, राइट? तो दिस इज द थिंग, मॉलिकुलर रिएक्शन। So SO2 is oxidized to SO3 and SO3 dissolves in water to give what? Sulfate. Now, when the solution is evaporated, chrome alum is obtained. पोटाशियम डाइक्रोमेट का सोल्यूशन को इवेपोरेट किया तो क्रोम एलम ऑब्टेन हो जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट क्या बता रहे? इसी F वाले पे ध्यान दो, 5 के बाद F पे ध्यान दो। इसमें क्या बताया जा रहा है कि इट ऑक्सीडाइजेज नाइट्राइट्स टू नाइट्रेट्स। तो सिंपल है, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन क्या है? वही सेम इक्वेशन, 3 नेसेंट ऑक्सीजन, नाइट्राइट क्या होता है? NO2 माइनस। ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? कोई सा भी नाइट्राइट एनायन, NO2 माइनस प्लस नेसेंट ऑक्सीजन क्या देगा? NO3 माइनस आ जाएगा। या फिर पूरा रिएक्शन लिख दो, NaNO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ये क्या दे देगा? NaNO3 दे देगा। और फिर हमने क्या किया? इसको मल्टीप्लाई करा दिया 3 से। समझे क्या? क्योंकि 3 नेसेंट ऑक्सीजन आ रहे हैं रिडक्शन ऑफ रिएक्शन में, तो ये सिंपल है। सो नाइट्राइट्स इज ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट्स। देख सकते हो ओवरऑल रिएक्शन, देख सकते हो इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन को ऐड कर दिया तो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन आ गया, ठीक है। अंदर ये आयनिक इक्वेशन है, राइट। देन अब ये अगला इंपॉर्टेंट है, इट ऑक्सीडाइजेस हैलोजन एसिड टू हैलोजेंस। इसमें पहला वाला इक्वेशन नहीं हो सकता है, ये गलत लिखा है। पहला वाला रिएक्शन नहीं होगा, ये गलत लिखा है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। समझे क्या? ये मैं बता देता हूं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट डज नॉट ऑक्सीडाइज, मतलब एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, does not oxidize HCl to Cl2, HF, एनीवेज HF को तो कोई भी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, HCl को Cl2 में ऑक्सीडाइज नहीं करता है, HCl को Cl2 में ऑक्सीडाइज नहीं करता है। हाँ, इट कैन ऑक्सीडाइज, बट इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, reason is dichromate Cr2O7 minus 2 plus 6 electron gives 2Cr plus 3 and उसके बाद Cl2 से Cl2 plus 2 electron gives 2Cl minus। तो इसका E0 रिडक्शन क्या है? मैंने दोनों रिडक्शन रिएक्शन लिखे, डाइक्रोमेट से Cr प्लस 3, इसका इनोट रिडक्शन अभी हमने कितना देखा? हमने देखा प्लस 1.31 वोल्ट। एंड क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है? E0 Cl2 से Cl माइनस, ये होता है प्लस 1.37 वोल्ट। समझेगा? तो हमें क्या दिख रहा है? हमें ये दिख रहा है कि सिंस E0 रिडक्शन of chlorine से Cl minus is more than E0 reduction
ऑफ डाइक्रोमेट से Cr+3। इस वजह से therefore क्योंकि हमें पता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बड़ा होता है उसका रिडक्शन होता है, ये मैंने कई बार बताई ये बात, मैं मेटलर्जी के टाइम से बताता रहा हूं, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बड़ा है उसका रिडक्शन होगा। इस वजह से रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो होगा, अगर हमने डाइक्रोमेट और क्लोरीन को लाए तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या होगा? रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगा Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cl-। एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होगा? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगा दूसरे वाले का, समझे क्या? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो जाएगा 2Cr+3 गिव्स डाइक्रोमेट +6 इलेक्ट्रॉन, समझे क्या? तो क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल क्लोरीन का ज्यादा है और डाइक्रोमेट का कम है, इस वजह से डाइक्रोमेट जो है क्लोरीन को ऑक्सीडाइज नहीं, Cl- को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है। इंस्टेड क्या होगा? इंस्टेड Cl2 खुद रिड्यूस होगा Cl- में एंड Cr+3 को ऑक्सीडाइज करेगा किस फॉर्म में? डाइक्रोमेट के फॉर्म में। तो ये बात को ध्यान रखना कि एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट डज नॉट ऑक्सीडाइज HCl2Cl2, इसको Cl2 में ऑक्सीडाइज नहीं करता है इस वजह से, समझे क्या? तो क्योंकि बिकॉज एसिडिफाइड डाइक्रोमेट K2Cr2O7, एसिडिफाइड डाइक्रोमेट K2Cr2O7 does not oxidize Cl- to Cl2, therefore dilute HCl, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, dilute HCl can be used to acidify potassium dichromate solution। हम लोग इसको एसिडिफाई करने के लिए डाइल्यूट HCl भी यूज कर सकते हैं along with dilute H2SO4, क्योंकि dilute HCl is not getting oxidized to chlorine, इस वजह से dilute HCl can be used to acidify potassium dichromate, समझे क्या? क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या कर रहा है? वो Cl- को Cl2 में ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, उसका इतना रिडक्शन पोटेंशियल नहीं है कि वो Cl- को Cl2 में ऑक्सीडाइज कर पाए। बात समझे क्या? हाँ, बाकी सबको वो हैलोजेंस में ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखना। अभी ये पर मैग्नेट में भी ये चीज आएगी, फिर वहां पे हम लोग डिफरेंस देखने वाले हैं, ठीक है? हाँ, सो इट ऑक्सीडाइजेस हैलोजन एसिड्स टू हैलोजेंस एक्सेप्ट HCl एंड HF। हैलोजन एसिड्स टू हैलोजेंस, हैलोजन एसिड कौन कौन से हैं? HBr एंड HI। HBr और HI हैलोजन एसिड्स को हैलोजन में कन्वर्ट कर देता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट विल नो डाउट convert HBr into Br2, oxidize HBr into Br2, and potassium dichromate no doubt will oxidize HI into I2, समझे क्या? राइट, तो ये दोनों इक्वेशंस भी देख लेना एक बार, ठीक है? ये इक्वेशंस इसलिए भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन वाले इक्वेशन से स्टोइकियोमेट्री के फॉर्म में क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आईओसी में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो स्टोइकियोमेट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में इनका स्टोइकियोमेट्री देकर के इसके हिसाब से क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है? तो प्लीज ध्यान से करना है इसको, ये वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है? राइट, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद इट ऑक्सीडाइजेस स्टैनस सॉल्ट्स टू स्टैनिक सॉल्ट। स्टैनस क्या होता है? Sn+2 एंड स्टैनिक क्या होता है? Sn+4। तो डाइक्रोमेट इज रिड्यूस्ड टू Cr+3 एंड स्टैनस इज ऑक्सीडाइज्ड टू स्टैनिक। Then ethyl alcohol is oxidized to acetic acid, ये तुमने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक में। ethyl alcohol is oxidized to what? Acetic acid। तो ये रिडक्शन ऑफ रिएक्शन हो गया। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या दे रहा है? 3 नेचुरल ऑक्सीजन दे रहा है एंड ethyl alcohol is converting into acetaldehyde एंड acetaldehyde फर्दर ऑक्सीडाइज होगा किसमें? एसिटिक एसिड में, ठीक है? तो ये तो ऑर्गेनिक का पोर्शन है, दिस इज अ पोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक, ठीक है ना? राइट, फिर उसके बाद Thiosulfates are oxidized to sulfates. Thiosulfates are also oxidized. Thiosulfates को ऑक्सीडेशन देख लो जरा। डाइक्रोमेट का रिडक्शन तो वही रहेगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट गिव्स 2Cr+3 इन द एसिडिक मीडियम। अभी थायोसल्फेट में देखो क्या हो रहा है। थायोसल्फेट में क्या होगा? व्हाट विल हैपन इन थायोसल्फेट?
व्हाट विल हैपन इन थायोसल्फेट, लेट अस सी। थायोसल्फेट में क्या होगा, H2O3 माइनस 2, H2O3 माइनस 2, हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ाया हुआ है तुमको। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, थायोसल्फेट का स्ट्रक्चर H2O3 माइनस 2, ठीक है। सो दिस इज ऑक्सीडाइज टू व्हाट, मैंने बताया था कि 1 सल्फर इज -2, अदर सल्फर इज +6, ठीक है। तो ये जो थायोसल्फेट आयन है H2O3 माइनस 2, इसमें एक सल्फर क्या है, -2 का, और एक सल्फर क्या है, +6 का है, ठीक है। इसको दिस इज ऑक्सीडाइज टू व्हाट, दिस इज ऑक्सीडाइज टू, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ नेचुरल ऑक्सीजन कमिंग फ्रॉम व्हाट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, दिस इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, ये जो -2 वाला सल्फर है, दिस -2 वाला सल्फर कन्वर्ट्स इनटू सल्फर and it will release 2 electrons, and this sulfur +6 remains as such, but it gives what, SO4 minus 2, समझे क्या। so thiosulfate is oxidized to what, thiosulfate is oxidized to sulfur, बात समझे क्या, राइट। तो ये चीज है, इस तरह से हमें देखना पड़ेगा। तो हमें बस ये प्रोडक्ट्स ध्यान में रखने, उसके बाद इक्वेशन तो हम लोग खुद ही बना लेंगे। इक्वेशन हम बना सकते हैं ना, हमने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा हुआ, हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। इक्वेशन बनाना इज नॉट अ बिग डील टू डू, समझे क्या, राइट, ठीक है। तो ये क्या है, ऑल दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ, दे आर द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो प्लीज रीड दिस प्रॉपर्टीज प्रॉपर्ली एंड इक्वेशंस पे ध्यान देना। इन इक्वेशंस के बेसिस पे स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन बना के पूछ लेते हैं, समझे क्या, ये स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन बना के पूछ लेते हैं इन इक्वेशंस के बेसिस पे। तो प्लीज पे अटेंशन टू दीज इक्वेशंस थॉरली, समझे क्या, राइट। स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन बना के पूछ लेंगे तो फिर उसके लिए तुम्हें इक्वेशन याद होना चाहिए। इक्वेशन याद नहीं है तो इक्वेशन बनाने को आना चाहिए, ठीक है। तो इक्वेशन बनाने को कैसे आएगा, जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, मैं एक एग्जाम्पल लेके समझा देता हूं। जैसे हमने क्या पढ़ा, हमने यहां पे ये पढ़ा कि डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजेस स्टैनस टू स्टैनिक। तो अभी तुमको मान लो इसमें कोई स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन दे दिया कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, जैसे हम लोग इक्विवेलेंट कांसेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे ना कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट विल कन्वर्ट दीज मेनी मोल्स ऑफ स्टैनस इनटू स्टैनिक। तो एक बार चलो फिर से एक बार, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, सब मैं पढ़ा चुका हूं। रिडक्शन ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डाइक्रोमेट प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स व्हाट, 2Cr+3, एंड ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन हो जाएगा Sn+2 गिव्स Sn+4+2 इलेक्ट्रॉन, समझे क्या। यहां पे कितने, यहां पे 6, यहां पे 2, इसको क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करा दो किससे, 3 से, एंड देन ऐड बोथ द इक्वेशंस। तो ये क्या हो जाएगा, ये मैं पढ़ा चुका हूं मगर एक बार थोड़ा मेमोरी फ्रेश कर रहा हूं। तो डाइक्रोमेट प्लस कितना, 3 टाइम्स ऑफ Sn+2, 3 टाइम्स ऑफ Sn+2 गिव्स व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ Cr+3 प्लस कितना, 3 टाइम्स ऑफ Sn+4, सिखाया था ना ऐसे। एंड नाउ बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यहां पे कितने हैं, 7 ऑक्सीजन है, तो यहां पे क्या कर दो, 7H2O ऐड कर दो, और यहां पे 7H2O डाला तो 14H+ हो गया, तो फिर यहां पे बदले में 14H+ डाल दो, हो गया। तो कितना आ गया ये हमारे पास, डाइक्रोमेट प्लस 3Sn+2 प्लस कितना, 14H+ गिव्स क्या, 2Cr+3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ Sn+4 प्लस कितना, 7H2O। ये स्टोइकियोमेट्री में है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है, ये सारी चीजें। अभी हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन आ गया, बैलेंस्ड इक्वेशन से कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा, इतने मोल Sn+2 के कितने मोल डाइक्रोमेट लगेंगे उसको स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से कर सकते हैं। या फिर मैंने इक्विवेलेंट कांसेप्ट सिखा दिया था, है कि नहीं, इक्विवेलेंट कांसेप्ट से भी कर सकते हैं। ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ डाइक्रोमेट इज इक्वल टू कितना, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ Sn+2 या Sn+4 इज इक्वल टू कितना, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ
Sn+4, ये सारी चीजें सिखाई थी ना, राइट। तो इसके हिसाब से n फैक्टर इंटू मोल्स, यहाँ पे n फैक्टर इंटू मोल्स, n फैक्टर डाइक्रोमेट का कितना है 6 है, n फैक्टर Sn+2 Sn+4 दोनों का कितना है 2 है। तो ये सारी चीजें मैंने सिखाई थी। n फैक्टर ऑफ क्रोमियम प्लस 3 कितना है 3 है, बिकॉज 2 मोल्स ऑफ क्रोमियम प्लस 3 को 6 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल को कितने 3 मोल इलेक्ट्रॉन। तो n फैक्टर ऑफ क्रोमियम प्लस 3 कितना है, क्रोमियम प्लस 3 का n फैक्टर कितना है, क्रोमियम प्लस 3 का n फैक्टर है 3। तो ये सारी चीजें मैं सिखा चुका हूं, ठीक है। तो इसमें कुछ भी कठिन चीज नहीं है, राइट। नाउ नेक्स्ट वी हैव, तो इस तरह से हम लोग सारे इक्वेशंस को बना सकते हैं, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वी कैन फॉर्म ऑल द इक्वेशंस। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू टू फॉर्म ऑल द, इसमें मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ, जितने भी आयनिक इक्वेशन दिए गए हैं, टू फॉर्म ऑल द आयनिक इक्वेशंस लाइक दिस। रिडक्शन ऑफ रिएक्शन अलग, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन अलग, एंड सारे आयनिक इक्वेशन को इस तरह से लिखो, समझेगा। आई वुड सजेस्ट यू ऑल, ठीक है। तो अपने आप से लिखो एंड देन मैच करो इसमें किताब में जो दिया गया है। मैंने रिडॉक्स में पढ़ाया था ये सारी चीजें, आई एम नॉट रिपीटिंग इट अगेन। फिर हम बात करते हैं क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट की, और मैं बता रहा हूं इसका, इस इक्वेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं इसको, बिकॉज ये वाले जो इक्वेशन है ये स्टोइकियोमेट्री के फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं, समझेगा। तो प्लीज जितने लोग भी पढ़ रहे हैं इसको, ये वाला इक्वेशन देखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ रिएक्शन अलग लिखो, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन अलग लिखो, बैलेंस करो एंड ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन लिखो इन द आयनिक फॉर्म, जैसा मैंने रिडॉक्स में पढ़ाया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। मैं जेई बैच को एक बार पढ़ा चुका हूं, तो जेई बैच स्किप कर सकता है ये वाला पोर्शन। नीट वाले बैच को नहीं पढ़ाया तो नीट वाला बैच देखिए। तो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, दिस इज अ टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयन। अगर पढ़ा दिया तो फिर से देख लो, नीट को भी अगर पढ़ा दिया, मुझे याद नहीं है। तो क्या है, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ मेटल क्लोराइड आयन एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट इज हीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ऑरेंज रेड वेपर्स ऑफ क्रोमिल क्लोराइड आर इवॉल्व्ड। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, ड्राई पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट होना चाहिए ड्राई, ड्राई पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, डाइल्यूट H2SO4 नहीं है। H2SO4 कैसा, कॉन्सेंट्रेटेड है। ये क्या देता है, CrO3 देता है अलॉन्ग विद KHSO4, समझे क्या। एंड देन क्योंकि मैं क्लोराइड आयन का टेस्ट करना है, तो हम कोई भी सॉल्ट लेंगे जिसमें क्लोराइड आयन है। सो एनी सॉल्ट हैविंग क्लोराइड आयन इज ऑल्सो रिएक्ट्स विद व्हाट, H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, तो क्या देगा NaHSO4 प्लस HCl। नाउ ये CrO3 और ये HCl, CrO3 और HCl दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या देते हैं, ऑरेंज रेड वेपर्स ऑफ क्रोमिल क्लोराइड देते हैं। ऑरेंज रेड वेपर्स ऑफ क्रोमिल क्लोराइड आता है CrO2Cl2 प्लस H2O, समझेगा। मतलब क्या किया जाता है इसमें, व्हाट इज डन इन दिस, मतलब ये टेस्ट ट्यूब में क्या किया जाता है, ये टेस्ट ट्यूब में ड्राई पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रिस्टल्स प्लस सॉल्ट हैविंग Cl माइनस प्लस क्या, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया जाता है और फिर इसको हीट करने लगते हैं, समझे क्या। हीट करने लगते हैं तो यहां से क्या आता है, यहां से ऑरेंज रेड वेपर्स आते हैं, यहां से ऑरेंज रेड वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं, किसके, दिट प्रोड्यूसेस ऑरेंज रेड वेपर्स, ऑरेंज रेड वेपर्स ऑफ क्रोमिल क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, CrO2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड, इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्रोमिल क्लोराइड। ऑरेंज रेड वेपर्स ऑफ क्रोमिल क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना, राइट। तो वही इक्वेशन बता रहे हैं कि किस तरह से हो रहा है। हमने मिक्सचर में, टेस्ट ट्यूब में पूरा मिक्सचर एक साथ क्या ले लिया, हमने टेस्ट ट्यूब में पूरा का पूरा मिक्सचर जो पकड़ लिया वो क्या है, सॉल्ट हैविंग Cl माइनस एंड डाइक्रोमेट ड्राई, एक साथ डाले जाते हैं तो रिएक्शन अलग अलग होता है। ड्राई डाइक्रोमेट, ये जो ड्राई डाइक्रोमेट है, दिस ड्राई डाइक्रोमेट प्लस कॉन्क H2SO4 क्या देगा, KHSO4 प्लस 2CrO3, एंड देन सॉल्ट हैविंग Cl माइनस प्लस H2SO4 क्या देगा, NaHSO4 प्लस HCl। इक्वेशन देख लो ध्यान से, स्टोइकियोमेट्री के फॉर्म में इक्वेशन पूछ लिया जाता है, ठीक है, राइट। एंड देन दिस, ये CrO3 एंड देन दिस HCl, they both react together, CrO3 and HCl, to give what, orange red vapors of CrO2Cl2 plus H2। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन को याद कर लो, लर्न। डाइक्रोमेट प्लस H2SO4, 6 H2SO4 plus 4 NaCl gives 2 KHSO4 plus 4 NaHSO4 plus 2 CrO2Cl2, 2 CrO2Cl2, they are chromyl chloride vapors, orange red vapors, orange red
वेपर्स। क्रोमिल क्लोराइड के ये क्या है, ऑरेंज रेड वेपर्स है, करेक्ट ना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइट। नाउ अब उसके बाद ये जो ऑरेंज रेड वेपर्स है, नाउ दीज ऑरेंज रेड वेपर्स, ये जो ऑरेंज रेड वेपर्स है, अब इनको दो पार्ट में किया जाता है। ऑरेंज रेड वेपर्स को क्या किया जाता है, दो पार्ट में किया जाता है। मैंने जेई बैच को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ, अभी मैं जितना नीट के लिए चाहिए जेई बैच को मैंने जो पढ़ाया है वो जेई बैच अपने हिसाब से देख ले, जो मैंने तुमको क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ाया था। नीट वाले बैच को जितना इंपॉर्टेंट है मैं बस वो बता देता हूँ। ये जो क्रोमिल क्लोराइड वेपर्स है CrO2 Cl2, इनको दो पार्ट में किया जाता है। वन पार्ट दो पार्ट में कर दिया जाता है। वन पार्ट इज मेड टू रिएक्ट विथ लेड एसिटेट एंड अदर पार्ट इज मेड टू रिएक्ट विथ NaOH। समझे क्या? तो जब लेड एसिटेट के साथ रिएक्ट कराया जाएगा तो क्या होगा, CrO2 Cl2 प्लस लेड एसिटेट। मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं जितना इन लोगों को चाहिए, समझे क्या? सो दिस विल गिव अ येलो पीपीटी ऑफ, a bright yellow PPT of, this gives a yellow PPT of PbCrO4. This gives a yellow PPT of PbCrO4. This is yellow PPT. This is yellow PPT. Appearance of this yellow PPT confirms Cl minus. समझे क्या? Right. And जब Na सेकेंड पार्ट को हम लोग NaOH में डालते हैं, NaOH में डालते हैं, तो NaOH के साथ क्या रिएक्शन वो यहां पे दिया गया है। NaOH के साथ रिएक्शन क्या होगा, NaOH प्लस क्रोमिल क्लोराइड वेपर्स क्या देगा, येलो सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट प्लस NaCl प्लस वाटर, करेक्ट ना, राइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो फॉर पॉजिटिव क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, फॉर पॉजिटिव क्रोमिल CrO2 Cl2, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो उसके एविडेंसेस क्या क्या है, CrO2 Cl2 for positive chromyl chloride test, what all are the evidences? The evidences are, पहला, appearance of orange red vapors of CrO2 Cl2। दूसरा, yellow PPT of PbCrO4 जब हमने उसको लेड एसिटेट के साथ रिएक्ट कराया, समझे क्या? तीसरा फॉर्मेशन ऑफ येलो सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट। ये तीनों की तीनों ऑब्जर्वेशन आने चाहिए तभी क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट को पॉजिटिव माना जाएगा। इनमें से कोई भी एक ऑब्जर्वेशन एब्सेंट हो गया, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट पॉजिटिव नहीं माना जाएगा, समझे क्या? all observations must be seen. If any observation is absent, chromyl chloride test CrO2 Cl2, chromyl chloride test will be negative, समझेगा? तीनों ऑब्जर्वेशन आने चाहिए। येलो पीपीटी ऑफ लेड क्रोमेट कैसे आएगा, हमने क्या किया, क्रोमिल क्लोराइड के वेपर्स को लेड एसिटेट के साथ रिएक्ट कराया, PbCH3CO, लेड एसिटेट के साथ हमने CrO2 Cl2 को रिएक्ट कराया, समझे क्या? तो इसने क्या दिया, इसने येलो पीपीटी दिया लेड क्रोमेट का, येलो पीपीटी आया लेड क्रोमेट का, तो ये भी आना चाहिए। एंड येलो सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट कब आएगा, जब हमने क्रोमिल क्लोराइड को रिएक्ट कराया किसके साथ, NaOH के साथ। तो ये सभी ऑब्जर्वेशन क्या होने चाहिए, पॉजिटिव आने चाहिए। ऑल ऑब्जर्वेशन शुड बी पॉजिटिव, तभी क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट को पॉजिटिव माना जाएगा, अदरवाइज इसको पॉजिटिव नहीं माना जाएगा, ठीक है? तो दिस इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर Cl माइनस आयन। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर Cl माइनस आयन। इसमें लिखा हुआ है, मैं इधर भी ऐसे लिख देता हूं, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट जो है इट इज अ confirmatory test of Cl minus ion, समझे क्या? फिर इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात ये कही जा रही है इसमें कि क्लोराइड्स ऑफ सिल्वर, मर्करी, लेड
एंड टिन डू नॉट गिव दिस टेस्ट। मतलब कौन कौन से क्लोराइड्स, कौन कौन से क्लोराइड नहीं देते? ग्रुप 11 में वी हैव कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। ग्रुप 12 में वी हैव जिंक, कैडमियम एंड मर्करी। समझे क्या? फिर ग्रुप 14 में वी हैव लेड एंड टिन, टिन एंड लेड। समझे क्या? दिस इज फोर्थ पीरियड ना, दिस इज फोर्थ पीरियड, दिस इज फिफ्थ पीरियड, दिस इज सिक्स पीरियड। तो ग्रुप 14 में हमारे पास क्या क्या होता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। समझे क्या? ये जनरली आता है जर्मेनियम, टिन एंड लेड, और ऊपर सिलिकॉन एंड कार्बन ग्रुप 14 में। समझे क्या? तो कौन कौन से नहीं दे रहे? ग्रुप 11 का सिल्वर नहीं देता है, ग्रुप 12 का मर्करी नहीं देता है। समझे क्या? ये टिन और ये लेड नहीं देते हैं, दे डू नॉट गिव द क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। और ग्रुप 15 में आर्सेनिक भी नहीं देता है। ग्रुप 15 में वी हैव नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। चलो ठीक है, जितना इसमें लिखा है मेडिकल के लिए जितना लिखा है बस उतना ही ध्यान में रखो। बाकी जेई वालों को मैंने जो डिटेल में पढ़ाया था उसको पढ़ना अच्छे से, ठीक है। तो क्रोमिक क्लोराइड टेस्ट सिल्वर का क्लोराइड नहीं देगा, मर्करी का क्लोराइड नहीं देगा, टिन का क्लोराइड नहीं देगा, लेड का क्लोराइड नहीं देगा क्रोमिक क्लोराइड टेस्ट। सो क्रोमिक क्लोराइड टेस्ट इज नॉट गिवन बाय द क्लोराइड्स ऑफ सिल्वर, मर्करी, टिन एंड लेड। समझे क्या? तो दे डू नॉट गिव द क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। समझे क्या? ऐसा पूछ लेते हैं कि which elements of fifth group, which chlorides of fifth group will not give chromyl chloride test? तो silver and tin का chloride will not give chromyl chloride test. Which chlorides of which chlorides of fifth period will not give the chromyl chloride test? तो silver का chloride और tin का chloride नहीं देगा। Which chlorides of sixth period will not give the chromyl chloride test? Mercury and lead. Which chloride of group 11 will not give chromyl chloride test? Silver. Which chloride of group 12 will not give this test? Mercury. Which chloride of group 14 will not give this test? Tin and lead. समझेगा? तो इस तरह से पढ़ना है इसको, राइट। एंड देन अगला वाला, ये वाला रिएक्शन में पढ़ा चुका हूं। किसमें पढ़ाया है मैंने? ये वाला रिएक्शन मैंने पढ़ाया है हाइड्रोजन चैप्टर में। क्या पढ़ाया था? एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट solution reacts with hydrogen peroxide to give a deep blue coloration due to formation of CrO5. It is unstable and blue color fades away gradually due to formation of chromic sulfate. समझे क्या? ब्लू कलरेशन आता है, ये वाला इक्वेशन मैंने पढ़ाया था। कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या देता है? डीप ब्लू कलरेशन ऑफ CrO5 देता है। ये मैंने पढ़ाया हुआ है। किसमें पढ़ाया है मैंने? हाइड्रोजन पेरोक्साइड में पढ़ाया है, उसमें देखना। फिर से आ गया वही क्वेश्चन आ गया, मैंने लिखा था ये क्वेश्चन। पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस H2SO4 क्या देता है? K2SO4 प्लस H2Cr2O7। समझे क्या? एंड देन H2O2 विल गिव व्हाट? H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। तो दिस H2Cr2O7 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन क्या देगा? CrO5 देगा। ये प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। सो पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस व्हाट? H2O2 गिव्स ब्लू कलरेशन ऑफ CrO5। मैंने H2O2 में पढ़ाया, डिटेल में पढ़ाया, दोनों केसेस पढ़ाए डिटेल में, ठीक है। मगर ये CrO5 कैसा होता है? अनस्टेबल होता है, तो फटाफट से डिकम्पोज हो जाता है किसमें? क्रोमिक सल्फेट में, ठीक है। तो CrO5 इस क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, रिडॉक्स में पढ़ा हुआ है, बटरफ्लाई लाइक शेप होता है इसका, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट आयन, देख सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट आयन, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट आयन देख लो जरा। डाइक्रोमेट आयन में, डाइक्रोमेट आयन में अगर हम बात करें तो बॉन्ड पैरामीटर्स देख लो, बिकॉज ये पूछ लेते हैं। डाइक्रोमेट आयन में दो तरह के क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड है। एक ये वाला बॉन्ड है जो मतलब एक ब्रिजिंग ऑक्सीजन है जो दोनों क्रोमियम को जोड़ रहा है। वो वाला बॉन्ड कैसा? बिगर बॉन्ड है, 180 पिकोमीटर्स का है। और सिर्फ एक दूसरा ऑक्सीजन है, वो कितना है? 163 पिकोमीटर्स है। ये वाला बॉन्ड एंगल कितना है? 126 डिग्रीज है। समझे क्या? राइट। सो डाइक्रोमेट आयन में वी हैव Cr, ये एक्चुअली ऐसे है, डबल बॉन्ड हो,
डबल बॉन्ड और ये O माइनस, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और ये O माइनस। तो क्या बता रहे हैं कि ये कितना है, ये 126 डिग्रीज है। ये वाला बॉन्ड लेंथ कितना है, मतलब ब्रिजिंग ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है ये कितना है, ये 180 पिकोमीटर्स है। बॉन्ड लेंथ को देख, मतलब बॉन्ड पैरामीटर्स देख लो जरा। एंड देन यहां पे ये सब के सब कैसे होंगे, डीलोकलाइजेशन में होंगे, ये सब के सब डीलोकलाइजेशन में होंगे, समझे, पाई बॉन्ड्स डीलोकलाइज हो जाएंगे। और इस वजह से इनको किस तरह से दिखाया गया है, ये बेसिकली किस तरह से होगा, ये शायद मैंने पढ़ाया हुआ था हीटिंग इफेक्ट में, डिटेल बताया था। ये 1 2 3 1 2 3, तो इस वाले पेयर में कितने, 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड 3 में बढ़ जाएंगे बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन रेजोनेंस की वजह से। 2 पाई बॉन्ड 3 में बढ़ जाएंगे, समझे क्या। और यहां पे भी 2 पाई बॉन्ड, इस तरफ भी 2 पाई बॉन्ड 3 में बढ़ जाएंगे, समझेगा। और पूरे पे चार्ज क्या हो जाएगा, -2 का चार्ज हो जाएगा, बात समझेगा। पूरे पे चार्ज -2 का हो जाएगा। तो बेसिकली हमें दिख रहा है यहां से इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसा है, ये वाला जो बॉन्ड है इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसा है, कितना है, 1 है। बॉन्ड लेंथ कितना है, 180 पिकोमीटर्स है। और ये वाले जो बॉन्ड्स है, ये वाले जो बॉन्ड्स है, 6 बॉन्ड है ना ऐसे, इनका बॉन्ड ऑर्डर कैसा है, मोर देन 1 है ना, समझेगा। बॉन्ड ऑर्डर कितना, मोर देन 1। और अगर हम एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर निकाले कितना आएगा, सबके पास क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड सबके पास है, एक सिग्मा बॉन्ड सबके पास है। फिर 2 पाई बॉन्ड 3 में बढ़ गए, तो एक को कितना मिला, 2/3 मिला ना। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है, कितना हो गया, 1 सिग्मा प्लस 2/3 पाई, तो कितना हो गया, 1.67 बॉन्ड ऑर्डर आ गया। इस वजह से ये वाला बॉन्ड कैसा है, शॉर्टर बॉन्ड है। और इसका बॉन्ड लेंथ कितना दिया गया है, 163 पिकोमीटर्स। एंड ये कितना है, दिस इज 126 डिग्रीज। बॉन्ड पैरामीटर्स हमने पढ़ा हुआ है, समझे कि मैंने रीजन दे दिया, राइट। तो जो टर्मिनल ऑक्सीजन एटम्स है, टर्मिनल क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर, टर्मिनल क्रोमियम ऑक्सीजन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है, टर्मिनल क्रोमियम ऑक्सीजन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1.67 है। बॉन्ड लेंथ कितना है, 163 पिकोमीटर्स है, समझे क्या, राइट। एंड चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन कितना है, ये इस वाले ऑक्सीजन का माइनस चार्ज, ये पूरे 3 में डीलोकलाइज हो गया ना, तो हर एक ऑक्सीजन पे कितना आ गया, -1/3 आ गया ना, गेटिंग ना। तो चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन कितना हो गया, -1/3। फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन कितना, -1/3। देखो ना, क्योंकि अभी समझ गए होगे यार, अभी बार बार मैं उसको बता के टाइम ही खराब कर रहा हूं। डबल बॉन्ड O माइनस, अभी ऑर्गेनिक पढ़ लिया है। सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो यहां पे ऐसा डीलोकलाइजेशन होगा ना, करेंगे ना, ये पूरा डीलोकलाइज हो सकता है, इधर पूरा डीलोकलाइज हो सकता है, समझे क्या। और ये माइनस चार्ज अभी शेयर हो जाएगा, इधर माइनस चार्ज शेयर हो जाएगा, ये जो एक ऑक्सीजन माइनस चार्ज दिख रहा है, यहां और यहां पे शेयर हो जाएगा माइनस चार्ज। तो यहां पे कितना आ जाएगा, इस तरफ हर एक ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, -1/3 -1/3 एंड -1/3। उसी तरह ये पूरा एक माइनस चार्ज 1 2 3 में शेयर हो जाएगा, कितना हो गया, -1/3। यहां पे भी कितना, -1/3, यहां पे भी कितना, -1/3। और टोटल चार्ज कितना हो गया, -2 हो गया, ठीक है। फिर ये डीलोकलाइजेशन वजह से 2 पाई बॉन्ड 3 में बढ़ जाएंगे, तो हर एक को कितना मिलेगा, सबके पास क्या है, सबके पास 1 सिग्मा है, और 2 पाई बॉन्ड 3 में बढ़ गए, तो हर एक को कितना मिला, हर एक क्रोमियम ऑक्सीजन को कितना मिला, 2 पाई बॉन्ड 3 में बढ़े, तो हर एक को कितना मिला, 2/3 पाई ना। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया टर्मिनल के लिए, 1 + 2/3, मतलब कितना, 1.67 आ गया ना। तो वही मैं बता रहा हूं कि फॉर टर्मिनल ऑक्सीजन, फॉर टर्मिनल क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर कितना, 1.67, बॉन्ड लेंथ कितना, 163, एंड चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन कितना, -1/3। एंड फॉर ब्रिजिंग ऑक्सीजन, फॉर ब्रिजिंग क्रोमियम ऑक्सीजन, तुम्हें दिख रहा होगा ब्रिजिंग क्रोमियम ऑक्सीजन कौन सा है, ये वाला है। दिस इज द ब्रिजिंग ऑक्सीजन, मतलब 2 क्रोमियम को जो जोड़ रहा है, दिस इज द ब्रिजिंग ऑक्सीजन, समझे क्या। और ये वाले क्या है, ये वाले क्या है, ये वाले हैं, ये टर्मिनल ऑक्सीजन है, दे आर टर्मिनल ऑक्सीजन,
समझे क्या? तो ब्रिजिंग ऑक्सीजन के लिए क्या है? फॉर ब्रिजिंग क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर कितना है? कोई डीलोकलाइजेशन नहीं, 1 है। एंड बॉन्ड लेंथ कितना है? बॉन्ड लेंथ है दिस थिंग, कितना हो गया? 180 पिकोमीटर्स। समझे क्या? एंड बॉन्ड एंगल के बारे में बता रहे हैं, बॉन्ड एंगल यहां पे कितना है? 126 डिग्रीज है। मतलब कौन सा बॉन्ड एंगल? क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम, ये वाला बॉन्ड एंगल कितना है? 126 डिग्रीज है। समझे क्या? राइट तो ये चीज पे थोड़ा ध्यान दे देना, ठीक है। नाउ इन क्रोमेट क्रोमियम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ऑल क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर ऑफ सेम, बराबर, बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन। समझे क्या? अभी क्रोमेट भी बता देता हूं। वेराज इन डाइक्रोमेट, चलो पहले क्रोमेट भी बता देता हूं। क्रोमेट आयन में क्या है? क्रोमेट आयन में भी क्या हो जाएगा? क्रोमेट आयन में Cr डबल बॉन्ड O माइनस, डबल बॉन्ड O एंड O माइनस। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा? क्रोमेट में हमें क्या दिख रहा है? लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है। ऑर्गेनिक में पढ़ा है तुमने, मतलब ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन इधर ऐसे डीलोकलाइज हो सकता है, उसी तरह से लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये ऐसे भी डीलोकलाइज हो सकता है, उसी तरह से लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये वाला पाई ऐसे भी डीलोकलाइज हो सकता है, उसी तरह लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, है कि नहीं? लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये वाला पाई ऐसे भी डीलोकलाइज हो सकता है। तो पूरा डीलोकलाइज होने के बाद ये कैसा दिखाई देगा? Cr सबको एक एक सिग्मा, सबको एक एक सिग्मा, टोटल कितने हैं? 2 पाई बॉन्ड है, तुम्हें दिख रहा है ना, टोटल 2 पाई बॉन्ड है, और वो 2 पाई बॉन्ड 4 में बट गए। तो क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर 2 पाई बॉन्ड किधर 4 में से डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ठीक है। और पूरे पे चार्ज कितना? -2। समझे क्या? तो क्रोमेट आयन में CrO4 -2 आयन, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर ईच क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड, ईच क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड के लिए क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? फॉर ईच क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड, क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड 4 में बटे, सबको कितना मिला? सबको मिला हाफ पाई। इधर भी कितना? हाफ पाई। यहां पे भी कितना? हाफ पाई। सबको हाफ पाई मिला। समझे क्या? तो 1 सिग्मा और हाफ पाई मतलब कितना? 1.5 आ गया। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1.5 आ गया, ठीक है। ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, और बॉन्ड लेंथ इक्वल। समझे क्या? फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन Fc, फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन, ईच ऑक्सीजन, हर एक ऑक्सीजन कितना चार्ज है? देखो जरा, इस पे माइनस 4 पे बढ़ गया। समझे क्या? मतलब -2 का चार्ज 4 ऑक्सीजन पे बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा? -½ हो जाएगा। और पूरे क्रोमेट पे चार्ज कितना है? पूरे क्रोमेट पे चार्ज है -2। समझे क्या? हर एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है? -½ एंड -½ ये सारी बॉन्डिंग की सिंपल चीजें हैं, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन कितना हो गया? -½ हो गया, राइट। तो ये स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो वही चीज बता रहे हैं कि क्रोमेट में क्रोमियम इज व्हाट? sp3 हाइब्रिडाइज एंड ऑल क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट। इन डाइक्रोमेट क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड्स will share oxygen atom at the common vertex of 2 tetrahedral units which is longer than 6 equivalent chromium oxygen bonds, है कि नहीं? और ये हमने देख लिया स्ट्रक्चर में, देख लिया हमने कि जो ब्रिज ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ है इट इज लार्जर देन द टर्मिनल ऑक्सीजन एटम्स, और ये दोनों कैसे हैं? टेट्राहेड्रल यूनिट्स है। ये ब्रिजिंग ऑक्सीजन है और ये क्रोमियम, इसमें भी ईच क्रोमियम कैसा है? डाइक्रोमेट में भी ईच क्रोमियम कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। डाइक्रोमेट में भी ईच क्रोमियम इज व्हाट? ईच क्रोमियम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड इन डाइक्रोमेट आल्सो। समझे क्या? बॉन्ड पैरामीटर्स को देख लेना एक बार, राइट। नाउ अभी मैं एक बार आयनिक रिएक्शन सबके बता देता हूं, जिससे कि जो लोग भूल गए हो कि आयनिक रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा, फटाफट से, आई विल टेक ओनली 5-10 मिनट्स, फटाफट से एक बार आयनिक रिएक्शन बता देता हूं सबके। मॉलिक्यूलर रिएक्शन तो देख सकते हो, आयनिक रिएक्शन देख लो जरा एक बार। आयनिक रिएक्शन जैसे पहला वाला, आयोडीन इज लिबरेटेड फ्रॉम पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन कैसे लिबरेट होगा?
पोटेशियम आयोडाइड, यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, पहला वाला बता रहा हुआ, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बैलेंस आयनिक इक्वेशन बता देता हूं। रिडक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डाइक्रोमेट प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स व्हाट, 2Cr+3, 2Cr+3 एंड ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन क्या होगा, क्या बताया जा रहा है, I माइनस इज ऑक्सीडाइज टू I2, तो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस नहीं, बैलेंस करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो पहले वाले का, जो पहला वाला लिखा ए पार्ट, आयनिक इक्वेशन क्या आ गया, डाइक्रोमेट प्लस कितना 6I माइनस गिव्स कितना 2Cr+3 प्लस कितना 3I2। समझे क्या, अभी ऑक्सीजन बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे कितने 7 ऑक्सीजन, यहाँ पे एक भी ऑक्सीजन नहीं है, एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इस तरफ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे कितना 7H2O, यहाँ पे 7H2 ऐड कर दिया, तो इस तरफ क्या करेंगे, इस तरफ ऐड करेंगे 14H+, तो डेफिनेटली क्या दे देगा ये, डाइक्रोमेट प्लस 6I माइनस प्लस 14H+, ये क्या देगा, ये देगा 2Cr+3 प्लस 3I2 प्लस कितना 7H2O। तो ये बैलेंस्ड रिएक्शन आ गया, बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन आ गया आयोनिक फॉर्म में। अभी इसमें कैसा भी स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन दिया जा सकता है कि भाई सो मेनी मोल्स ऑफ I माइनस विल रिक्वायर हाउ मेनी मोल्स ऑफ डाइक्रोमेट, या सो मेनी मोल्स ऑफ डाइक्रोमेट विल रिक्वायर हाउ मेनी मोल्स ऑफ I माइनस, या सो मेनी मोल्स ऑफ डाइक्रोमेट विल रिलीज हाउ मेनी मोल्स ऑफ I2। तो ये सारी चीजें जो है मैं करा चुका हूं, समझे क्या, राइट। इक्वेशंस हम लोग सॉल्विंग पार्ट हम लोग कर ही चुके हैं, स्टोइकियोमेट्री में कर चुके हैं, अभी बस मैं इक्वेशंस को एक बार फटाफट से गो थ्रू करा करके रिवाइज करा रहा हूं। फिर उसके बाद फेरस सॉल्ट इज ऑक्सीडाइज टू फेरिक सॉल्ट, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है यार, इसको देख लेना, फेरस इज ऑक्सीडाइज टू फेरिक, फेरस सॉल्ट इज ऑक्सीडाइज टू फेरिक सॉल्ट। एन फैक्टर वगैरह देख लेना, जैसे यहाँ पे I माइनस का एन फैक्टर कितना है 6 है, और I2 का एन फैक्टर कितना है 3I2 रिक्वायर्स, सॉरी I माइनस का एन फैक्टर कितना है, एन फैक्टर ऑफ I माइनस इज कितना 6I माइनस को 6 इलेक्ट्रॉन, तो एन फैक्टर ऑफ I माइनस कितना हो गया 1 हो गया, मगर 3I2 रिक्वायर 6 इलेक्ट्रॉन, तो एन फैक्टर ऑफ I2 कितना हो गया 2 हो गया, बिकॉज 1I2 विल रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन्स। बात समझेगा, यहां से क्लियर हो रहा होगा, ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है ना, यहाँ पे एन फैक्टर I2 का एन फैक्टर कितना हो गया 2 हो गया, इसका एन फैक्टर कितना हो गया 1 हो गया, ये सारी बातें मैं पढ़ा चुका हूं। इक्वेशंस क्वेश्चंस आते हैं स्टोइकियोमेट्री के, मैंने प्रैक्टिस कराए हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद फेरस सॉल्ट्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू फेरिक सॉल्ट, सीधी बात, फेरस इज ऑक्सीडाइज्ड टू फेरिक, तो रिडक्शन ऑफ रिएक्शन में जिनको आता है वो लोग अभी लेक्चर बंद कर दें, बी वाला बता रहा हूं, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन में क्या होगा, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन में वी हैव फेरस डाइक्रोमेट Cr2O7 minus 2 plus 6 electron gives 2Cr+3 एंड ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन में क्या होगा, फेरस इज ऑक्सीडाइज टू फेरिक प्लस कितना 1 इलेक्ट्रॉन, एंड देन इसको ऐड कर सकते हो, इसको 3 से पहले मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 6, और ये क्या दे देगा, ये दे देगा Cr2O7 minus 2 plus 6 ferrous gives कितना 2Cr+3 प्लस कितना 6 फेरिक। बैलेंस हाइड्रोजन ऑक्सीजन एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7H2O, 14H+ एक्स्ट्रा आ गया ऑन द राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 14H+ ऐड करना पड़ेगा, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बन गया Cr2O7 minus 2 प्लस 6 फेरस प्लस 14H+, ये क्या दे देगा, ये दे देगा 2Cr+3 प्लस 6 फेरिक प्लस 7H2। ठीक है, ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। पूरी इक्विवेलेंट कंसेप्ट से भी हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, समझे क्या। स्टोइकियोमेट्री वाले क्वेश्चंस हम लोग इक्विवेलेंट कंसेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। देन अगला वाला बहुत सिंपल है, सल्फाइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फेट्स, तो इसको भी हम लोग देख सकते हैं, सल्फाइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फेट। तो रिडक्शन ऑफ रिएक्शन कैसा रहेगा, सी में रिडक्शन ऑफ रिएक्शन सेम रहेगा, क्या रहेगा, डाइक्रोमेट Cr2O7 minus 2 प्लस कितना 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन क्या देगा 2Cr+3 एंड ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा
ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन रहेगा SO3 माइनस 2 गिव्स SO4 माइनस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सल्फाइड में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर कितना होता है +4, यहाँ पे कितना होता है +6, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय कितना 3, क्योंकि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो और बैलेंस कर दो, कितना आ गया हमारे पास डाइक्रोमेट Cr2O7 माइनस 2 प्लस 3 सल्फाइड SO3 माइनस 2 गिव्स कितना 3 सल्फेट गिव्स 3 सल्फेट प्लस कितना 2Cr प्लस 3, ऐसे बैलेंस कर सकते हो तुम लोग इसको, बात समझे क्या? राइट, देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर सकते हो। राइट, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करने जाएंगे तो इस तरफ कितने ऑक्सीजन है, इस तरफ ऑक्सीजन 7 है और 9 है, 16 ऑक्सीजन हो गए। इस तरफ कितने ऑक्सीजन है 12 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या करोगे 4H2 ऐड करोगे, 4H2 ऐड किया तो 8H प्लस एक्स्ट्रा आ गया, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 8H प्लस ऐड कर दोगे, समझे क्या? तो इसको क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डाइक्रोमेट प्लस कितना 3 सल्फाइड SO3 माइनस 2 प्लस कितना 8H प्लस गिव्स क्या 2Cr प्लस 3 प्लस क्या चीज 3 सल्फेट प्लस 4H2O, समझे क्या? मैच कर सकते हो, ये वाला इक्वेशन जो मैंने बताया ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ रिडॉक्स में, इक्विवेलेंट कंसेप्ट में ये सारी चीजें पढ़ाई हैं, कैसे पूरा का पूरा रिएक्शन लिखा जाता है, समझे क्या? तो ये मैच कर सकते हो, ये वही रिएक्शन है, आयनिक रिएक्शन। एक बार आयनिक रिएक्शन लिख दिया फिर तो स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन तो तुरंत हो जाता है, समझे क्या? राइट, एंड देन H2S इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर, इसमें कुछ भी नहीं है। नाइट्राइट्स और ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रेट्स सिंपल है, नाइट्राइट्स ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रेट्स, चलो इसका भी मैं आयनिक रिएक्शन बता देता हूँ। नाइट्राइट्स ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रेट्स सेम है एकदम, NO3 रिडक्शन ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन हो जाएगा Cr2O7 माइनस 2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स व्हाट 2Cr प्लस 3, एंड ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन में आ जाएगा हमारे पास नाइट्राइट NO2 माइनस गिव्स व्हाट NO3 माइनस, NO2 माइनस में नाइट्राइट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन निकाल सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन +3 है, नाइट्रेट में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन +5 है, तो +2 इलेक्ट्रॉन, इसको मल्टीप्लाई करा दो किससे 3 से, क्योंकि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? एन फैक्टर देख सकते हो ना सबका, नाइट्रेट का एन फैक्टर कितना 2, नाइट्राइट का एन फैक्टर कितना 2, बात समझे क्या? राइट, एंड देन उसके बाद ऐड कर दोगे क्या हो जाएगा डाइक्रोमेट प्लस 3 नाइट्राइट गिव्स कितना 2Cr प्लस 3 प्लस क्या चीज 3 नाइट्रेट। हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करना है, यहाँ पे कितने 6, 3 इंटू 2 6, 6 और 6 12, यहाँ पे कितने 9, समझे क्या? राइट, NO3 माइनस, NO3 माइनस, समझे क्या? सॉरी, यहाँ पे कितने 3 इंटू 2 6 एंड 7, 13 ऑक्सीजन ऑन दिस साइड, इस तरफ कितने 9 ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन कम है 4 ऑक्सीजन कम है, तो यहाँ पे क्या करोगे एसिडिक मीडियम में हो रहा है ना, तो ऑन द राइट हैंड साइड वील ऐड व्हाट, वील ऐड 4H2O, एंड इस तरफ क्या ऐड कर देंगे, वील ऐड 8H प्लस, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, समझे क्या? तो ये ओवरऑल रिएक्शन क्या आ जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगा हमारे पास डाइक्रोमेट प्लस 3 नाइट्राइट प्लस 8H प्लस गिव्स क्या 2Cr प्लस 3 प्लस 3 नाइट्रेट प्लस 4H2O। एक बार नोट्स रिवाइज कर लेना इक्विवेलेंट कंसेप्ट के, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था, प्लीज रिवाइज द नोट्स ऑफ इक्विवेलेंट कंसेप्ट। और वैसे भी नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रो आ रहा है, उसमें लगने वाला है ये इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगने वाला है उसमें, ठीक है? राइट, तो ये नाइट्राइट वाला भी बता दिया, नाइट्राइट्स और ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रेट मैच कर सकते हो, वही इक्वेशन आया जो मैंने बताया। फिर ये वाला मैंने बता दिया, एंड देन ये वाला सिंपल है, ठीक है? तो ये हो गया, दिस इज K2Cr2O7 क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट को अच्छे से पढ़ लेना, जितनी बातें बताई हैं वो सब इंपॉर्टेंट रहेंगी, सो प्लीज रीड इट प्रॉपर्ली फॉर क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। CrO2 Cl2 फॉर्मूला होता है, सारी चीजों को पढ़ लेना एक बार अच्छे से रिगार्डिंग क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, ठीक है?